Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you CBL. Thank you so much CBL. अच्छा experience है. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains and now interview. 21 मई को होने वाले हरियाणा HCS के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम कर सकते हैं वो है मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। आपको अपनी नॉर्मल रिवीजन भी MCQ प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी चाहिए। चेतन भारत लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को डेली 3 पोर्शंस में MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहली करंट अफेयर्स, जिसमें हम डेली MCQs के थ्रू लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। दूसरा स्टैटिक जनरल स्टडीज़, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं। और तीसरा डेली CSET MCQ प्रैक्टिस। थ्रू दिस डेली MCQ प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को मोर देन 6000 MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, which should ensure their best result in Haryana HCS prelims exam. This video is part of that initiative only, which is going on in both Hindi medium as well as in English medium. To watch the complete video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com. The link is given in the description as well as in the pinned comment. Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our MCQ Sprint Series. आज हम लोगों ने शुरू करना है अप्रैल मंथ, जिसका हम करेंगे आज पार्ट 1। जितने भी MCQs हम इसमें करेंगे पार्ट 3 में टोटल मिला के, तो वो आपने बहुत अच्छे से करने हैं। और ध्यान रखना है जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी तक करे हैं ना, उन सभी को आपने बार बार रिवाइज करना है। ये जो क्वेश्चन है कि ये सफिशेंट है या नहीं है, इनसे अलावा कुछ और करें या नहीं करें, तो आंसर इज कि ये सफिशेंट हैं। बट ये सफिशेंट तभी ही बनेंगे जब आपने इनकी कम से कम 2 से 3 रीडिंग दे रखी होगी। अदरवाइज एक बार पढ़ने से चीज़ें याद भी नहीं होंगी हमें, तो एग्जाम में सुना सब कुछ होगा लेकिन याद कुछ भी नहीं होगा। तो इन्हीं को ही करो आप आराम से, प्यार से, और बार 3-4 रिविजन्स आप इनको दो, ताकि एग्जाम में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर मार्क कर सको कि हाँ ये आंसर है। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे अप्रैल मंथ। चलो शुरू करेंगे फिर पार्ट 1 विद आवर फर्स्ट MCQ। फर्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। कोई भी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है तो पहली बात तो वो किसने पब्लिश करी है, इंडिया का रैंक क्या है, और किसके रिगार्डिंग वो रिपोर्ट है, पैरामीटर्स क्या है किसी भी कंट्री को रैंक करने के। आपको हर चीज़ याद तो करनी है, देखो ये तो बात सही है, लेकिन याद करने के भी कुछ तरीके होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसको आप कहीं ना कहीं से ऐसे मैच कर लो, निमोनिक बना लो कि हाँ ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च की होगी। जैसे डेवलपमेंट रिपोर्ट है कि पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का डेवलपमेंट कैसे होता है, बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बाय कल्चरल डेवलपमेंट, बाय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बाय एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। यही सारे 4-5 फैक्टर्स होते हैं किसी भी कंट्री के स्टेबल होने के या डेवलप होने के। तो उसमें से जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी कंट्री को हम डेवलप्ड कहते हैं या फिर डेवलपिंग कहते हैं या फिर LDC कहते हैं। कब कहते हैं हम उन्हें? ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमी एंड देयर साइजेस। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो एक इकोनॉमी के रिगार्डिंग है कि पूरा जो वर्ल्ड बैंक है, पूरे वर्ल्ड के ही जितने भी आप कह लो कि कंट्रीज को लोन देता है ना, तो इकोनॉमी को ही अपलिफ्ट करने के लिए देता है बेसिकली वो। तो याद करने का पर्सपेक्टिव है कि एक तो आपने याद किया कि ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ये वर्ल्ड बैंक, ऐसे रट्टा लगा लिया आपने कि जैसे दिमाग में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वैसे वर्ल्ड बैंक दिमाग में आ जाना चाहिए। ऐसे ही करते हैं हम लोग, ऐसे नहीं करना है हमें किसी भी चीज़ को स्टोरी फॉर्म में या निमोनिक बनाकर या कनेक्शंस बनाकर याद करना है। तो ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश की जाती है बाय वर्ल्ड बैंक, और इसकी खास बात इस बार ये है कि इस रिपोर्ट ने ये बताया है कि कोई भी माइग्रेंट जो है किसी न किसी कंट्री से जाता होगा, वो कोई ना कोई तो सोर्स कंट्री रहता होगा उसका, और कोई ना कोई रहता होगा इसका डेस्टिनेशन कंट्री। तो अगर वो किसी भी और कंट्री में जा रहा है या जा रही है तो देयर शुड बी सम ऑर्गेनाइज्ड पॉलिसीज कि इस कंट्री को पता है कि यहाँ से जो लोग हैं वो जाते ही जाते हैं, इनको पता है कि हमारे यहाँ पर लोग आते ही आते हैं। तो वो माइग्रेंट्स जिनका स्किल डेवलपमेंट कुछ ऐसा हो रखा हो कि ये इस कंट्री में जाने के लिए बिल्कुल स्किल्ड हैं, और अगर ये यहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर अच्छा खासा पैसा भी कमा लेंगे।
है ना। तो देयर शुड बी अ पॉलिसी कि ये जो स्किल्ड वाले लोग हैं ये जाएं इस कंट्री में, इस कंट्री के भी सिटी में, और जो डेस्टिनेशन कंट्री है वो भी पूरा ख्याल रखिए कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो काम कर रहे हैं बेसिकली आपकी ही इकॉनमी को डेवलप करने के लिए, आपकी इकॉनमी में पार्टिसिपेट करने के लिए वो सारा काम कर रहे हैं। तो देयर शुड बी सम मैचिंग कि जो माइग्रेंट जहाँ से आया है, जहाँ पर वो जा रहा है, जाने वाली कंट्री को भी पता हो कि हमारे यहाँ से वो जा रहे हैं, उनको पता हो कि यहाँ से जाएंगे और ये इस सिटी में जाएंगे क्योंकि यहाँ पर उस स्किल का बड़ा रोल है। तो देयर शुड बी सम कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल दीज सोर्स एंड डेस्टिनेशन कंट्रीज। उसके लिए इन्होंने निकाला है अ मैच मोटिव फ्रेमवर्क कि किसी भी माइग्रेंट को आप वहाँ भेजना जहाँ पर उनकी स्किल्स और उस कंट्री का जो मोटिव है वो पूरा होता है, which emphasizes how well migrant skills and attributes match the needs of the destination countries। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है कि मैच मोटिव फ्रेमवर्क जो है वो किस रिपोर्ट के द्वारा या किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया गया है, तो आंसर वुड बी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और वर्ल्ड बैंक रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये दोनों बातें इसके बारे में सही हैं। पूछा आप लोगों से क्या है करेक्ट, तो आंसर वुड बी सी, बोथ 1 and 2। तो किसी भी चीज को आप याद करो, याद करना है बट क्रैमिंग नहीं करनी है कि ये शब्द दिमाग में आए तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। और ना ही हमने इसे प्रैक्टिस भी करनी है, चीजों को समझेंगे उसके बाद याद रखेंगे, डिफरेंस होता है दोनों चीजों में। ठीक है, चलिए इसका आंसर है आपका सी। नेक्स्ट आइए जरा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2023। अब इसको करने से पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि हम लोगों ने पहले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किया हुआ है, हम लोगों ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किया हुआ है। सबसे पहली बात, किसने रिलीज किया है ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? हमने किया हुआ है ये एक बार। ये इट इज रिलीज्ड बाय, जितना भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का काम होता है, इनोवेशन का काम होता है, वो संभालता है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और अगर मैं बात करूं इसमें कि इसमें टॉप किसने किया है इस इंडेक्स में, हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि स्विट्जरलैंड जो है वो काफी ज्यादा अमाउंट में इनोवेशंस कर रहा है और इसीलिए उसका जो रैंक है दैट इज नंबर 1, ये हमने देखा था। प्लस इंडिया का रैंक भी तो देखना है फिर हमें इसमें, तो इंडिया का जो रैंक है दैट इज 40th। ये आपने याद रखना, इनोवेशंस में ओ है ना, तो 40 में भी 0 है तो काइंड ऑफ ओ, तो कहीं ना कहीं ये तो आइडिया लग जाएगा कि कुछ 30, 40, 50 के इस रेंज में है ना। तो 4 आप इस तरीके से निमोनिक बनाकर याद कर सकते हैं। तो कहने का मकसद है कि याद करेंगे, समझेंगे। और इसमें इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में कौन है, नीति आयोग ने इसको रिलीज किया था। हमने देखा था कि किसी भी स्टेट्स को एक ही कैटेगरी में क्लासिफाई कर देना इज नॉट द गुड पॉलिसी मेकर, गुड पॉलिसी मेकिंग। तो इसीलिए हम लोगों ने उन स्टेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक था आपका मेजर स्टेट्स, एक थे आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और एक थे आपके यूटीज। आपको पता हो कि इस तीनों कैटेगरीज में किस किसने टॉप किया है। मेजर स्टेट्स में कर्नाटका ने टॉप किया था, नॉर्थ ईस्ट वालों में मणिपुर ने टॉप किया था, यूटी में चंडीगढ़ ने टॉप किया था। तो ये क्वेश्चन तो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे का है, लेकिन इसके साथ साथ जो पिछली चीजें हैं वो भी तुमने रिवाइज करनी है। तो ऐसे ही आपने बार बार चीजों को रिवाइज करना है ताकि एग्जाम में चीजें आपकी बिल्कुल फॉर श्योर हों कि हाँ यही ही आंसर है, घर जाके मैच नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पता है कि यही आंसर है। अब इसके ऊपर अगर हम आए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है ये कि एक ऐसा डे मनाते हैं जहां पर हम किसी भी कंट्री के द्वारा की गई इनोवेशन को रिस्पेक्ट करते हैं कि आपने ये फॉर्मूला बनाया है ड्रग बनाने का, हम आपकी परमिशन के बिना इस फॉर्मूला को कहीं भी यूज नहीं करेंगे। तो और अगर यूज करेंगे भी तो आगे परमिशन के बाद आपको रॉयल्टी देते हुए हम इसको यूज करेंगे। तो ये जो डे है ये काइंड ऑफ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए होता है कि किसी भी पर्सन की जो इनोवेशन है ना वो उसका एक हक है और आप उससे चीटिंग नहीं कर सकते, आप उसका हक वो छीन नहीं सकते। तो लोगों को ऐसे अवेयर करना, कंपनीज को अवेयर करना, कंट्रीज को अवेयर करना, पूरे वर्ल्ड का डे है ये। ऑप्शन 1, इट इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन 26th of April। Yes, it is observed on 26th of April। Second, थीम क्या है इसकी, Women and IP Accelerating Innovation and Creativity। देखिए अब जो एक पूरा सिनेरियो है ना वो कैसा है कि हम ऐसा एक सिनेरियो है कि women are less involved in IP intellectual properties, because एक तो इनोवेशंस का जो लेवल है वो इतना तो नहीं है women में। अगर हम इस टाइम की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो बहुत कम रिसर्चर आपको women मिलेंगी।
तो इसीलिए जो विमेन रिसर्चर हैं उनको हम बताएं कि आईपी नाम की कोई चीज़ भी होती है, और जो इस फील्ड में नहीं है उनको हम और ज़्यादा मोटिवेट करें कि आप भी इस फील्ड में आइए और अच्छे से अपनी जो रिसर्च है वो कीजिए, पूरे वर्ल्ड में वो रिसर्च जो है फैलेगी, है ना। तो उस रिगार्डिंग जो है विमेन और आईपी का जो एक रिलेशन है उसको भी हम लोग प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। थीम यही है, विमेन एंड आईपी। पूछा भी क्या है आप लोगों से, करेक्ट, तो दोनों ही सही होंगे, तो आंसर क्या होगा, सी, बोथ 1 and 2, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरीके से चीज़ों को याद रखेंगे, और साथ में इसके स्टार्टिंग में क्या हुआ है कि इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किए हुए हैं वो भी आपने कंटिन्यूसली रिवाइज करने हैं। तो एक तो ये चीज़, दूसरा अगर हम देखें तो जो वीपो है, ये वीपो ही ये पूरा डे मनाता है, क्योंकि इसका काम ही सारा का सारा ये है कि पूरे वर्ल्ड में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को हम प्रमोट करें, एनकरेज करें लोगों को और रिसर्च करने के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। द इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए रेस्क्यू ऑपरेशन इन सूडान टू इवैक्यूएट इट्स स्ट्रैंडेड सिटीजन्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द रेस्क्यू ऑपरेशन? इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी तभी होगा जब आप लोगों ने न्यूज़पेपर में चीजें पढ़ी होंगी है। जैसे अगर आप इसमें ऑप्शन देखो, ऑपरेशन कावेरी, गंगा, कृष्णा या फिर नन ऑफ द अबव। आपको जो भी रिसेंट ऑपरेशंस चले हैं ना वो पता होने चाहिए। जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ, उस टाइम पर यूक्रेन में जो इंडियंस फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने के लिए सरकार ने चलाया था ऑपरेशन गंगा। अभी टर्की में किसी भी टर्की वाले एरिया में जो अर्थक्वेक आया हुआ था, वहां पर राहत का सामान पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, दैट वाज ऑपरेशन दोस्त। तो थोड़ा सा आपको ये आइडिया हो कि कहाँ पर क्या चल रहा है, इंडियंस जो है वो किस तरीके से कहाँ फंसे हुए हैं क्या। अब अगर आप इस न्यूज़ को देखोगे तो आपको हल्का सा ये भी लगेगा कि सूडान जो है अ काइंड ऑफ अनस्टेबल कंट्री है, यहाँ पर सरकार की, मिलिट्री की नहीं बनती इतनी ज़्यादा, तो कॉन्टिन्यूसली जो है चीज़ें चलती रहेंगी यहाँ पर। इससे आपका सूडान इशू भी कवर होता है, और सूडान की इशू को ठीक करने के लिए या फिर वहाँ से लोगों को निकालने के लिए हमने क्या किया है वो भी आपको यहाँ से पता लगता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना जो एक व्यू है वो इस तरीके से रखेंगे कि दुनिया में हो क्या रहा है पता होना चाहिए अपने को। बीइंग एन एस्पिरेंट वी शुड बी मोर अवेयर, ठीक है। तो ऑपरेशन कावेरी जो है इसका आंसर है कि ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है कि जो भी इंडियंस फंसे सूडान में उनको हम लोग बाहर निकालें। तो जैसे राहत ऑपरेशंस होते हैं, कोई भी जैसे राहत का सामान भेजना है हम लोगों ने, कई लोगों को बाहर निकालने का ऑपरेशन होता है, कहीं पर सिक्योरिटी भेजने का ऑपरेशन होता है कि हमने हमारे यहाँ से ये 4 एयरक्राफ्ट भेजे हैं तो हम आपकी तरफ से लड़ेंगे भी। तो वो कौन सा ऑपरेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए कि ये राहत सामान वाला है या फिर ये लड़ाई वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑपरेशन कावेरी, ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल पंचायती राज डे। हमारे यहाँ पर पूरे इंडिया में देयर आर 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट, कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक आपका स्टेट गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी आपकी लोकल गवर्नमेंट्स आती हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ सेंटर था और स्टेट गवर्नमेंट था, तो लोकल लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं हो पाती, क्योंकि जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं वहां तक प्रॉब्लम पहुंचती ही नहीं है, तो वहां तक पहुंचती नहीं है, सोल्यूशन फिर निकलता नहीं है, प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती रहती है। तो इसीलिए देयर वाज 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट लोकल, जिसमें हम लोगों ने रूरल और अर्बन इन दोनों को किया था डिवाइड, कि रूरल में हम लगाएंगे पंचायत और अर्बन में हम लोग क्रिएट करेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस। तो ये जब हम लोगों ने किया आफ्टर 73rd अमेंडमेंट रूरल वाला और आफ्टर 74th अमेंडमेंट अर्बन वाला, तब हम लोगों ने मनाया नेशनल पंचायती राज डे। और ये कब हुआ था? ये हुआ था ऑन 24th of April एवरी ईयर। द डेट इज इंपॉर्टेंट, बट इस डेट पर हुआ क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस दिन हम लोगों ने 73rd अमेंडमेंट जो है उसको कर दिया था पास। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सेकेंड, इट मार्क्स द डे व्हेन द पंचायती राज सिस्टम गेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ऐसा नहीं कि पहले पूरे इंडिया में कहीं पंचायत हुआ नहीं करती थी, बट दैट वाज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल कि हर स्टेट में पंचायत होगी ही होगी। पंचायतों के 3 टियर होंगे ही होंगे इन दी फॉर्म ऑफ आपका ग्राम पंचायत, जिला ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और फिर आपका जिला पंचायत। यही 3 है हमारे टियर्स। तो हर जगह पर कहीं 3 टियर हैं पंचायत में, कहीं 2 टियर हैं, कहीं है ही नहीं। तो देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी। तो इसलिए यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करके रखने के लिए हम लोगों ने प्रोवाइड किया 73rd अमेंडमेंट, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि हर स्टेट में जो है पंचायत होगी ही होगी, हर स्टेट में पंचायत होगी ही होगी। उससे पहले इट वाज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल,
मन था तो कर दिया, नहीं अगर मन है तो किसी ने एस्टैब्लिशमेंट नहीं करी पंचायत की। तो यस, दिस आंसर इज करेक्ट। दोनों ही बातें सही हैं हमारी। पूछा क्या है आप लोगों से? करेक्ट स्टेटमेंट। तो जब दोनों ही सही हैं तो आंसर क्या होगा? सी, बोथ 1 and 2। इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है इसकी, ये भी जरूरी है जानना। थीम है सस्टेनेबल पंचायत। देखिए, अब पंचायत हम लोगों ने स्टैब्लिश कर तो दी हैं, बट पंचायतों का जो काम है कल्चरल, सोशल, एनवायरमेंटल, एथिकल, इन सब की मतलब इन सब के पर्सपेक्टिव्स को भी इम्प्रूव करवाना। तो सस्टेनेबिलिटी भी वन ऑफ दी एक पर्सपेक्टिव है ऑफ एनवायरनमेंट कि आपने पंचायत बना तो दी, बट आपने ऐसी पंचायतें बनानी हैं जिसमें जो लोग हैं वो हेल्दी हैं, वाटर जो है उनके लिए सफिशिएंट हो, क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस हो, है ना, उनको पानी की कमी ना हो, उनको हाइजीन की कमी ना हो, रोड्स बनी हुई हो, प्रॉपर हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, एक मंदिर वगैरह हो, सारे एक प्रॉपर गांव वाली फील हो, है ना। तो गांव का मतलब ये नहीं कि पिछड़ा हुआ, गांव का मतलब होना चाहिए कि हाँ कितना मॉडल विलेज है ये, शहरों को टक्कर दे रहा है, ये ऐसी फील आनी चाहिए। तो ये थीम जो है इसीलिए अपनाई गई है कि हम लोग टक्कर देने के लिए तैयार हैं एंड वी विल बिल्ड सस्टेनेबल पंचायत्स। तो ऑप्शन सी इसका आंसर था। नेक्स्ट आएंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फिट फॉर 55 पैकेज। ये जो पैकेज है, ये जो इनिशिएटिव है, ये चलाया गया है बाय EU। हमें पता है कि जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री सेल्सियस। एवरेज की बात कर रहे हैं, इंडिया, चाइना, USA, अंटार्कटिका, आर्कटिक सब मिला लिया हमने, समर विंटर सब टेम्परेचर हम लोगों ने काउंट कर लिया, फिर हमने उसका एवरेज निकाल लिया। तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस, बट ड्यू टू मोर कार्बन एमिशंस इन द एटमॉस्फेयर दिस टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। It may increase to 18 डिग्री सेल्सियस, it may increase to 20 डिग्री सेल्सियस, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो सी का लेवल है वो राइज करेगा, बिकॉज ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे सारे के सारे। तो उसको रोकने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन ने, हर कंट्री ने कुछ इनिशिएटिव उठाए हैं कि हम लोग कम से कम कार्बन को एमिट करेंगे एटमॉस्फेयर में। उसमें से एक है ये फिट फॉर 55 जो कि निकाला गया है बाय EU। हम चाहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि पेरिस एग्रीमेंट 2015 में ये बोला गया कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो 17 से ऊपर ना हो, लेकिन हम कोशिश क्या करेंगे कि इसको हम 16.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रोक ले। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हर एक कंट्री ने अपने यहाँ से जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च किए थे। वन ऑफ देम इज फिट फॉर 55 कि हम 2030 तक आते आते जितना भी हमारे इस देश में अभी कार्बन इमिशन हो रहा है, मान लेते हैं कि 100 हो रहा है, 30 तक आते आते वो रह जाएगा आपका 45, कि 55% से हम लोगों ने कम करना है, 55% तक कम नहीं करना है। से है बाय, ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पर 2 लिखा होता तो इसका आंसर होता 100 से 55 करना है हमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो आंसर इज ए। OECD ने नहीं लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है आपका EU ने, यूरोपियन यूनियन। Next, the main objective is to reduce net greenhouse gas emissions by at least 55% by 2030। आपके यहाँ पर कार्बन इमिशंस लिखा हो या फिर लिखा हो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, दोनों सेम बात है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कार्बन इमिशन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर GHG इमिशंस भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन नहीं है दोनों के बीच में। तो फर्स्ट तो हमारा रॉन्ग है, सेकेंड हमारा सही है, तो आंसर क्या होगा आपका B2 ओनली। और ये इसलिए ज़रूरी है, इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इन्होंने ये जो पूरा क्लाइमेट एक्शन प्लान है कि हम ऐसे ऐसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो रिलीज़ किया था अप्रैल के महीने में। नेक्स्ट करेंगे बात, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सरसाइज इनियोचोस 23। अगर ये देखो एक्सरसाइज है, इसके साथ साथ आपको जो पिछली पुरानी सारी हैं वो रिवाइज करनी होगी। आपको पता है सी ड्रैगन USA की है, आपको पता है ओरायन फ्रांस के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, आपको पता है कोबरा वॉरियर UK की है, आपको पता है ला पेरू जो है वो भी फ्रांस की ही है। तो वैसी ही एक्सरसाइज है इनियोचोस जिसको ग्रीस ने किया है ऑर्गेनाइज, एंड इट इज यस मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज। तो ग्रीस तो हम लोगों ने बहुत पहले मतलब ज़्यादा सुना नहीं हुआ ना, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि ग्रीस तो नहीं करता होगा, बट ये अलग से है तो ध्यान रख लेंगे इसको।
तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इंडियन एयरफोर्स इज नॉट अ पार्टिसिपेंट इन एन एक्सरसाइज। फ्रांस वाले में इंडिया था, सी ड्रैगन वाले में इंडिया था, कोबरा वॉरियर में इंडिया था, ला पेरू में इंडिया है, तो हम लोग इसमें क्यों नहीं होंगे? तो हम लोग हैं इसमें। तो इंडियन एयरफोर्स इज ए पार्टिसिपेंट इन दिस एक्सरसाइज, तो ऑप्शन 2 बिकम्स रॉन्ग। ठीक है, तो देखो अगर इंडियन एयरफोर्स नॉर्मली होती है पार्टिसिपेंट हर किसी में, जब नहीं होती ना तो बहुत ज़्यादा हंगामा भी होता है कि एक्सरसाइज हुई है, हमें नहीं बुलाया, व्हाट कैन बी द जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस, क्या इसके कॉन्सिक्वेंस होंगे, कॉज क्या रहा है इसका, वो सब चीज़ें फिर न्यूज़ में ना काफ़ी टाइम तक चलती हैं, वो आपको ऐसे ही आंखों से निकलती रहेंगी साथ साथ। लेकिन जनरली 95% ऑफ द केस में इंडियन एयरफोर्स बिकम्स द पार्टिसिपेंट ऑफ एवरी काइंड ऑफ एक्सरसाइज। तो ऑप्शन 2 इज ऑल्सो रॉन्ग। फर्स्ट सही है हमारा, पूछा आप लोगों से करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा आपका A1 ओनली। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आएंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नागास्त्र 1। एक है आपका नागास्त्र और एक है आपका नाग मिसाइल। देखो नाग मिसाइल क्या है आपकी, ये एक ऐसी मिसाइल थी जो कि एंटी टैंक मिसाइल थी, कि अगर कोई टैंक आपकी तरफ आ रहा है तो आपने उसको डिस्ट्रॉय करना है तो आप नाग मिसाइल को लॉन्च कर दो। दैट वाज एंटी टैंक मिसाइल। नागास्त्र जो है वो क्या है आपका, अ काइंड ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो बेसिकली अटैक कर सकता है। जैसे होता है ना कामिकाज़े ड्रोन्स, आपने सुने होंगे रशिया वाली साइड में, कि जो रशिया है उनको यूज करता है कि ड्रोन ने ही अटैक कर दिया, सुसाइडल ड्रोन्स भी कहते हैं उन्हें हम लोग। तो ऐसे ही जो एक म्यूनिशंस कैरी करने वाला एक यूएवी है, ये भी हम लोगों ने अभी डेवलप किया है जिसका नाम है नागास्त्र। तो ऑप्शन 1 देखो क्या कहता है, इट इज एन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। नहीं, हम नाग की बात नहीं कर रहे हैं, हम नागास्त्र की बात कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये नहीं है, ये तो क्या है बल्कि आपका ये है आपका अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अ काइंड ऑफ अटैक ड्रोन। सेकेंड, इट इज इंडिजिनसली डेवलप्ड बाय इंडिया। इंडिया, नाग भी इंडिया ने करी थी। नाग जैसे क्या था आपका, नाग वॉज द पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो 1983 के आसपास एपीजे अब्दुल कलाम जी की लीडरशिप में शुरू किया था हम लोगों ने, जिसमें इंडिया को मिसाइल की रिगार्डिंग पूरा एक ओवरऑल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए शुरू किया गया था। जैसे इसमें हम पृथ्वी मिसाइल की बात करते हैं, हम इसमें अग्नि मिसाइल की बात करते हैं, त्रिशूल मिसाइल की बात करेंगे, आकाश मिसाइल की बात करेंगे और नाग मिसाइल की बात करेंगे। ये 5 मिसाइल हैं टोटल आपकी, तो नाग उनमें से एक थी। पृथ्वी और अग्नि तो आपकी बैलिस्टिक थी और त्रिशूल और आकाश आपकी क्रूज थी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका यस, इट इज इंडिजिनसली डेवलप्ड बाय इंडिया। नाग भी इंडिया की थी और नागास्त्र भी इंडिया का ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि नाग जो मिसाइल है वो डीआरडीओ ने बनाई है, ये जो नागास्त्र है ये बनाया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, जो एक सब्सिडरी है किसकी, सोलर इंडस्ट्रीज की। एग्जाम में अगर सोलर इंडस्ट्रीज लिखा है तो वो आप सही मार्क कर देना, अगर ईईडी लिखा है तो ईईएल भी आप मार्क कर देना। दोनों कभी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा, तो दोनों में से कोई एक अगर आएगा तो आप उसको मार्क कर देना, दोनों सही है। काइंड ऑफ सब्सिडरी ही तो है इसकी है, तो डीआरडीओ ने नहीं बनाया है, ये आपका इंडिजिनसली डेवलप्ड है, अ काइंड ऑफ यूएवी अटैक ड्रोन है ये। आप इसको ये भी आप कर सकते हैं कि आपने ड्रोन छोड़ा अटैक करने के लिए, बट आपका मन बदल गया तो आपने उस मिशन को अबॉर्ट भी कर लिया, आपने उसको दोबारा रीयूज भी कर लेना है। और आपने अगर मन है कि अगर जरूरत है सिक्योरिटी वाइज, तो आपने उस ड्रोन को एज अ अटैक ड्रोन भी यूज करवा कर वहां पर ब्लास्ट करवा दिया। दैट डिपेंड्स। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2023 इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। आपका IFPRI, FAO, बोथ ANBF और नन ऑफ द अबव। देखो दोनों ही जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो सारा फूड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग ही काम करती हैं। तो फूड आपका पॉलिसी की रिपोर्ट किसने दी होगी, इसमें फूड पॉलिसी है, इसमें फूड पॉलिसी है, तो मेजर चांसेस हैं कि इसका आंसर वुड बी ए। ये मैं आपको सिर्फ एक पर्सपेक्टिव के तौर पर बता रही हूँ कि एग्जाम में अगर रिपोर्ट्स आती हैं तो उन रिपोर्ट्स को रिलीज करने वाली जो एजेंसी है उसके साथ कहीं ना कहीं कनेक्शंस होते हैं उसके। तो ऑप्शन ए इज द आंसर, FAO नहीं। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, ये जो है ये आपका FAO रिलीज करती है। तो फूड के रिगार्डिंग हर रिपोर्ट को FAO रिलीज नहीं करती, फूड के पॉलिसी के रिगार्डिंग हर रिपोर्ट को फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट रिलीज नहीं करता। तो जो भी आप रिपोर्ट याद रखो उसको ऐसे याद रखना है कि एग्जाम में आपको याद आ जाए।
ठीक है, तो IFPRI रिलीजेस बेसिकली दिस स्टेट ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने बोला क्या है कि हम लोग फूड इनसिक्योरिटी से जूझ रहे हैं, आपको शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के लिए देखना चाहिए चीज़ों को। तो वो सब जो चीज़ें हैं कि हमेशा चलती रहती हैं, वही इनकी क्लासिफिकेशंस है, वही इनकी रिपोर्ट्स भी हैं। कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट और बहुत ज़्यादा मतलब याद करने वाली चीज़ इन्होंने कोई बताई नहीं है अभी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया टाइगर सेंसस 2022। अभी 4 साल बाद 2023 में जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बोला गया है कि जो नंबर ऑफ टाइगर्स हैं वो हमारे यहाँ पर बढ़ रहे हैं, और पहले जो ये 2967 थे अब ये हो गए हैं 3167। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1, इंडिया टाइगर पॉपुलेशन स्टैंड्स एट 3967, 3167। ऐसे एक एक शब्द का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि एक हटाते ही 800 का डिफरेंस आ गया है, तो इतने नंबर ऑफ टाइगर्स हमारे यहाँ पर इंक्रीज हुए नहीं है। ठीक है, तो 2967 से 3167 है, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। पेरियार टाइगर रिजर्व केरला इज द बेस्ट मेंटेन्ड ऑफ ऑल टाइगर रिजर्व्स। ये हम लोगों ने पहले भी कहा था ना कि मैनेजमेंट इवैल्यूएशन रिपोर्ट जो NTC ने ही रिलीज किया था, उसमें भी ये बताया गया था ना कि पेरियार इज द मोस्ट मैनेज्ड टाइगर रिजर्व। तो सेम चीज इसमें भी बोली गई है कि हाँ, पेरियार इज द मोस्ट मेंटेन्ड टाइगर रिजर्व, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नीलगिरी क्लस्टर नागरहोल टू बिलीगिरंगा इज द लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। जैसे आप कह लो कि ये नीलगिरी क्लस्टर है, मतलब समूह है काफी सारे टाइगर रिजर्व्स का, जो कि काफी ज्यादा अमाउंट में टाइगर्स को एनकम्पास करता है। तो ये बात सही है कि नीलगिरी क्लस्टर में ही ये ज्यादा मिले हैं। ध्यान रखने वाली बात एक और भी ये है कि जो नंबर ऑफ टाइगर्स बढ़े हैं ना अभी, इनकी जो ग्रोथ रेट है वो कम है एज कम्पेयर टू पिछले के। जैसे आपको एग्जाम्पल देती हूँ मैं कि पहले तो थे 1411, उसके बाद हुए ये 2226, उसके बाद हुए ये 2967, अब हुए ये 3167। यहां से लेकर यहां तक में अराउंड 13% का इंक्रीज देखने को मिला था। यहां से लेकर यहां तक देखने में आपको सिर्फ और सिर्फ आप कह लो कि 6.7% का इंक्रीज देखने को मिला है। तो जो ग्रोथ रेट है टाइगर्स के ऑपरेशन को इंक्रीज होने की, दैट इज डिक्रीजिंग। पहले 13 था, अब 6.7 है। तो हम ग्रोथ रेट की बात करें, एब्सोल्यूट नंबर की बात नहीं मैं कर रही, ग्रोथ रेट परसेंटेज वाइज। तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, इंडिया में पॉपुलेशन टाइगर्स की हर जगह पर है। हमने पहले ही बात की कि देयर आर 5 लैंडस्केप्स। एक आपका शिवालिक हिल्स एंड गंगेटिक प्लेन्स है, एक आपका सेंट्रल इंडिया प्लस ईस्टर्न घाट्स का लैंडस्केप है, एक आपका वेस्टर्न घाट्स का है, एक आपका सुंदरबंस का है, और एक आपका ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया प्लस ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स का है। दीज आर दी 5 लैंडस्केप्स, है ना, जिसमें सबसे कम आपको मिलते हैं सुंदरबंस वाले एरिया में, मतलब काफी मतलब अमाउंट में इन 5 के मुकाबले सबसे कम आपको ये सुंदरबंस में ही देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर सेंट्रल इंडिया प्लस ईस्टर्न घाट्स के लैंडस्केप पर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जब भी आप कुछ पढ़ें तो इसके आसपास की जो चीजें वो भी आप धीरे धीरे पढ़ते रहना। इसका जो आंसर है वो बनेगा 2 and 3 ओनली, बिकॉज 1 तो आपका गलत है। और ये हर 4 साल बाद होता है, इतना पता है हमें। कौन करवाता है? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज हैज रिलीज्ड स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22, कि कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया में जो एनर्जी एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है, कि एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, कंज्यूम कर रहे हैं लोग बट मिसयूज नहीं कर रहे हैं। तो किसने निकाली है ये रिपोर्ट? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, बोथ 1 and 2, या फिर नन ऑफ द अबव। देखो एनर्जी एफिशिएंसी की बात चल रही है। BEEB आपकी क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, इसमें भी है तो इसने भी निकाली होगी रिपोर्ट। और सेकंड वाले में एनर्जी एफिशिएंसी शब्द लिखा हुआ है तो इसने भी निकाली होगी। तो जहां पर ऐसे ऑप्शंस आ जाएं जहां पर आपको लगता है कि हाँ ये भी निकाल सकते हैं इस रिपोर्ट्स को, तो उसमें आप मार्क कर देना कि यस ये भी इंक्लूडेड है। अगर आपको शॉर्टेज से पता नहीं है कि ये है या नहीं है, अगर पता ही है तो फिर तो पूरा आधार ही गलत हो जाता है ना हमारे इस पूरी कन्वर्सेशन का। लेकिन अगर नहीं पता है तो ध्यान रखना कि अगर ऐसे ऐसे ऑप्शंस आएंगे तो दोनों को ही आपने मार्क करना है। तो ऑप्शन सी, BEE एनर्जी एफिशिएंसी की बॉडी है जो पूरे इंडिया में ना कि कौन सी बिल्डिंग जो है, कहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है, सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, LEDs लगी हुए हैं, वो पीले कलर के बल्ब नहीं लगे हुए हैं, तो वो सारी जो चीजें हैं वही देखती है।
चाहे वो ग्रीन बिल्डिंग्स हो, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हो, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग्स हो, सारा का सारा काम जो है वो इसके हाथों में। ऑप्शन सी आपका आंसर है। इसमें भी अगर हम देखें तो हमने स्टेट्स को क्लासिफाई करना है, ये तो नहीं होगा कि एक ही पैरामीटर पर हमने सभी को क्लासिफाई कर देना है, इसीलिए हमने इसकी दो कैटेगरीज बनाई हैं। एक आपका फ्रंट रनर, कि ये सबसे आगे चल रहे हैं, जिनका जो पॉइंट है वो 100 में से 60 से अबव है, वो फ्रंट रनर है कि इन जैसा बनिए। जो दूसरे हैं वो हैं आपके अचीवर कैटेगरी की, अचीव करना है बट 60 से कम पॉइंट्स हैं इनके, अचीव करने वाली कैटेगरीज में अभी ये हैं ये। तो इनमें अचीव फ्रंट रनर में आंध्र प्रदेश टॉप पर है, ये ध्यान रखेंगे, आंध्रा, केरला, कर्नाटक, राजस्थान वाले एरियाज। और अचीवर्स में आपका ये हरियाणा वाला जो है, हरियाणा, आसाम, महाराष्ट्र, पंजाब, ये सारे स्टेट्स आपके अचीवर्स में है। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है, और आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, और खास करके इस स्टेटमेंट पे कि अचीवर कौन है, फ्रंट रनर कौन है, पहले भी आए हुए हैं, आगे भी आ सकते हैं, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। Next, consider the following statements regarding juice. Hope you enjoyed this session. To watch the full video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com or downloading our learning app Chetan Bharat Learning.